बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मकबूजा वादी में भारतीय मुहासरे को आज 1 बरस मुकम्मल हुआ चाहता है। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के नाम से आज इस दिन को हम मना रहे हैं और इस गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ कराची तक खैबर आज हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम हम आवाज़ हमें दिखाई दी और सुनाई भी दी है। सदर मुमलिकत की सेनेट में एक तकरीर है, मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद भी एक मंजूर की गई कश्मीरियों के हक़ में। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली पहुँचे, वहाँ वो मुखातिब हुए कश्मीरियों से भी और अहले पाकिस्तान से भी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में मोदी सरकार को चैलेंज किया और साथ साथ पूरे मुल्क में जगह जगह रैलियाँ और एहतजाज किया गया। लेकिन शामी साहब, इन 365 दिनों में जो 5 अगस्त 2019 से शुरू होते हैं और आज 5 अगस्त 2020 को पूरे होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी इत्तेहाद की अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक 229 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 1 बरस में 100 से ज़ायद मिलिट्री ऑपरेशंस हुए पूरी वादी में। 55 बार इंटरनेट का मुकम्मल शटडाउन किया गया, जो कि 4 और 5 अगस्त को भी जारी है। इसके अलावा हज़ारों अफराद को मकबूजा कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी गई और अक्सरियती आबादी को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की गई। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त से इस अगस्त तक 5 लाख अफराद हैं पूरी वादी में जो मुलाजमतों से महरूम हुए हैं और पूरी वादी को मजमूई तौर पर 5 अरब 30 करोड़ के मुआशी खसारे का सामना हुआ है। ये सूरत हाल है इस 1 बरस की। आज वज़ीर आज़म ने कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर में क्या कहा, वो देखिए और फिर शामी साहब की जानिब जाते हैं। मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मुझे आज मायूसी आपकी बातों से फील हुआ है। आप अंदर से थोड़े से हारे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे दूसरी तरह सोच रहा हूँ। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। दुनिया की नज़रों में अब कश्मीर आ गया। जिस तरह का ये जुल्म करना चाहते थे उनको क्रश करने के लिए, वो नहीं कर सकते। मुझे अफसोस था कि हमने एक इतनी हाइट पे लेके गए और हमारा पूरा प्लान बना हुआ था कि कश्मीर के कॉज को उठाना है, तो वो एक मार्च का ऐलान कर दिया जिसने सारा अटेंशन 1 महीना सारा उस पर चला गया। और ये पिछले 5 महीने में कोरोना की वजह से बिल्कुल कोई इंटरनेशनल, सारी दुनिया को अपनी पड़ गई है, तो उनको किसी और कॉज के ऊपर तो वो भी नहीं सोच रहे। लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग है। मैं आपको आज़ाद कश्मीर की असम्बली को, कश्मीर के लोगों को, मैं आज आपको पूरे इत्तेमाद से कहता हूँ कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे। 14 अगस्त को सईद अली जलानी को हम ऑनर करेंगे निशान पाकिस्तान दे के। मायूसी मुसलमान के लिए गुनाह है। हम जब मायूस हो जाते हैं जी, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता ही नहीं। शामी साहब देखिए, वज़ीर आज़म की तकरीर सबसे अहम थी। बहुत पुरुम्मीद थे, बहुत डिटरमिन्ड दिखाई दिए और उन्हें लगता है कि मोदी सरकार का जो 5 अगस्त का इक़दाम था वो ख़ुद उनके लिए अब मुसीबत का बायस बनेगा। उन्हें आज़ादी मंजिल दिखाई दे रही है और बड़ी पुरजोश उन्होंने वहाँ पर तकरीर की है। देखिए, आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने भी तकरीर की और सरदार इब्राहिम ख़ान के पोते हसन उन्होंने भी तकरीर की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब उन्होंने भी तकरीर की और हमारे सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के जो जानशीन हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान, वो भी बोले। जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर अब्दुल रशीद तराबी भी बोले, सरदार अतीक अहमद ख़ान। ठीक है, सब हजरात जो थे उन्होंने अपने अपने अंदाज से रोशनी डाली तहरीक आज़ादी पर और इस जज्बे का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट जो है वो एक दायमी है, उसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता। फिर पाकिस्तान ने जो सियासी नक्शा जारी किया है उस पर भी कुछ एतराज़ दबे दबे अल्फाज में हुए कि, और उसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जवाब भी दिया कि ये पाकिस्तान जो है वो इन कश्मीरियों के हक़ के ख़ुद अरादियत के साथ जुड़ा हुआ है और इस नक्शे का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए। लेकिन सरदार अतीक अहमद ख़ान ने बहरहाल
और राजा साहब जो वज़ीर आज़म, उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से वज़ीर आज़म को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। और देखिए जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसमें जो लोग बैठे हुए थे, एक एक का नाम लेकर बताया गया कि ये किस यानी तहरीक आज़ादी के जो कोई ख़ानदान थे उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, कोई किसी उन जो हमारे तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे, अव्वलीन रहनुमा थे, कोई तकरीबन तमाम अरकान जो है उनका कोई ना कोई ताल्लुक बनता है तहरीक से भी और जद्दोजहद से भी, जितने भी वहाँ मौजूद से भी। और देखें, और ज़ाहिर है कि हालात जो हैं वो परेशान कुन है, तो परेशानी भी होती है, लेकिन जो लीडरशिप है वो एक मंजिल की तरफ इशारा करती है, एतमाद पैदा करती है लोगों में। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बहुत अच्छी तकरीर की और बड़ा हौसला दिया। और इकबाल ने कहा है ना कि शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। बिल्कुल। और उन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये मिसाल पेश की कि जंग बदर के मौके पर 313 मुजाहिद थे, 313 वो मुसलमान थे जिन्होंने कुफ़ार का मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी थी। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो बड़ी सुपर पावर्स थी उस दौर की, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जी, उनके सरबराहों को, उनके बादशाहों को खतूत लिखे, उनको दावत दी और फिर उनको और इस्लाम कबूल करने की और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इस एतमाद के साथ कि यही कलमा जो है उसको बुलंद होना है। और फिर दुनिया ने देखा कि वो जो सल्तनतें थीं एक 10 साल के अंदर अंदर वो नेस्त व नाबूद हो गई। और जो नामाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक एम्पायर के जिम्मेदार थे उन्होंने फाड़ा था, उनकी सल्तनत 2 टुकड़े हुई और फिर इस्लाम जो है एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लोगों को अपनी तारीख़ याद दिलाई, अपना मदीने की रियासत के जो अव्वलीन अयाम याद दिलाए और उनको हौसला दिया कि हम अगर अपने असूलों पर कायम रहें, एतमाद के साथ अपना सफ़र जारी रखें तो कोई वजह नहीं कि मंजिल हमारे कदम न चूमे। और फिर उन्होंने बताया भी कि जो कंपेनिंग उन्होंने की है, जिस तरीके से कश्मीर का पैगाम 5 अगस्त 2019 के बाद दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत जो हैं उनको एतमाद में लिया है और जिस तरीके से राय आमा को हमवार किया जा रहा है, तो उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया और हम इस यकीन में उनके साथ शरीक हैं। और मेरा ख्याल जो उनके सारे सामीन थे वो भी इसमें शरीक थे कि इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह। और कश्मीर जुमलों के साथ उन्होंने अपनी तकरीर का अख्ताम भी किया था। अभी शामी साहब हमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर साहब सारे ख्वाब जो है ज्वाइन कर चिकनाचूर हो जाएंगे। जी शामी साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। राजा साहब को बहुत अच्छी तकरीर की आपने, बहुत तफसीली गुफ्तगू की। और क्या आप मुतमईन हुए जो 15 अरब रुपए तो आपको नहीं मिले शायद, या वादा हो गया कोई कि वो मिल जाएंगे? पता नहीं। अच्छा, बहरहाल तवक्को रखनी चाहिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप मुतमईन हैं कि आपके जो आज मुज़ाकरात हुए और जो गुफ्तगू हुई उससे आप और पाकिस्तानी क़यादत और कश्मीरी क़यादत जो है वो हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर का जो है पैगाम वो पूरी दुनिया पर पहुंचाएंगे? इसके लिए आपने बड़ी तजावीज़ भी पेश की, तो आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से? जी ऐसा जी, असल में है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मजमूई जो है ना ये एक सियासी इत्तेफाक राय बड़ा ज़रूरी है। इस तरह तो है
लेकिन जैसे हाथ पे हाथ डालने जब जिस दिन पाकिस्तान मसलन शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, उनके इमरान खान साहब का हाथ उनके हाथ में, बिलावल साहब का हो उनके हाथ में, मौलाना का हो या मेरी बात इस्लामी का, तो फिर बात बनती है सारी। मैं आज, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आज सुबह मतलब मुझे अफसोस भी हुआ बड़ा कि जी नैब ने आज ही जरदारी साहब को आसिफ मियां साहब के खिलाफ केस को यार आज ही आपको 5 तारीख का दिन मिला था नैब वालों को, आप आज के दिन भी नहीं बाज आते। मतलब है ये क्या मतलब है मजाक है? तुम 6 को कर लो ना, 7 को कर लो, 4 को कर लेते। ये 5 तारीख को आज कौमी इत्तेफाक के राय का दिन है तो फिर वो मीडिया में बात चल जाती, कोई इधर की करता कोई उधर की करता। बहरहाल तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि अल्लाह ना करे कि हम 5 अगस्त हर साल मनाते रहे। मैंने तो यही बात कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हम इस 5 अगस्त को जो है अपने जो हमारा रूहानी, हमारा मरकज़ी दारुल-खुलाफा श्रीनगर, उसमें फतह के तौर पर इस दिन को मना सके, हम और जम्मू जा सके। रियासत जम्मू कश्मीर सारी नाकाबिल तकसीम वादत है। तो मैं ये समझता हूँ ज़िया साहब ने किया। पाकिस्तान में लियाकत अली खान से लेकर हर वज़ीर आज़म ने बशमूल अपने इमरान खान साहब का किया, हम सबके शुक्रगुजार है सब हुकूमतों को। और फिर जो पाकिस्तान की आवाम है ये उन्होंने इसका अपने पास रखा कश्मीर के इशू को। ये किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, किसी गवर्नमेंट या किसी पर्सनालिटी की बात नहीं है। और यही कश्मीर के अंदर है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को यकसा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडरशिप, कोई गवर्नमेंट उसके नहीं। तो ये दोनों की ये जो है ना एक किस्म की ये मीरास अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कश्मीरियों की और कश्मीर पाकिस्तान की। तो उसमें यह है कि आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मैंने आज भी यही बात की थी कि हमें एक स्ट्रांग डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना, चूंकि कोरोना की वजह से हमारी वो क्वेश्चन जो है वो मुतासर हुई। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अगर आपको याद हो शामी साहब तारीख है, आप तालिब इल्म है, कि जब इंदिरा गांधी मशरकी पाकिस्तान को अलग कर रही थी तो उसने जयप्रकाश नारायण जो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था उसी को एक पार्लिमानी वफ्द का लीडर बनाकर दुनिया में भेजा था बाहर। हम चाहते हैं, हम भी कश्मीरी देखना चाहते हैं कि इस कश्मीर के मामले में कोई सियासी तकसीम ना हो, सब मिलकर जो है हुकूमत, अपोजिशन, हमारे दानिश्वर, हमारे मतलब पॉलिसी साहब, ये सारे मिलकर जो है ना ये करे तो फिर बड़ी बार और कश्मीरी को बड़ी तकवीर मिलती है इससे। तो मेरी जो अपनी जाती जो राय ये है कि हमें एक इस पर कौमी यकजहती का जो है ना है कौमी यकजहती, लेकिन वो जो मेरे जहन में या आपके जहन में उसको पैदा करने की जरूरत है। बात यह है कि मोदी जो मर्जी कर ले कश्मीर पर, जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो जो है ना उस कश्मीरी को दिल ना वो मोड़ सकता, उनको जीत सकता है और ना कश्मीरी अपने मकसद से पीछे हटेंगे। कश्मीरी के पास अब गंवाने को है कुछ नहीं, जान की कुर्बानी दी है, माल के दी, अपनी इज्जतों की दी, और क्या कुर्बानी कश्मीरी दे सकते हैं इससे ज्यादा। एक जेन्युइन पॉलिटिकल जो है ना ये स्ट्रगल है कश्मीर के अंदर। तो हिंदुस्तान ने इसको जो है ना एक दुनिया के अंदर ये बनाया हुआ कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो वो अब इंडिया का चूंकि साइज हमसे बड़ा है और वो कहता है जी ये मुस्लिम में तो आप पसंद है जी, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो हमने इसको जो है ना ये बताना कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का मामला है, ये कोई टेरिटरी की बात नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तकसीम होगी या पाकिस्तान छीनना चाहता है, हिंदुस्तान छीनना चाहता है। उसके लिए जो है मैंने आज ही बात की थी कि साल 55 में जब चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म थे तो अपना सरवर्दी साहब ने और जसूद्दीन मोहम्मद साहब ने जो करारदाद जो बनाई थी, जो पेश हुई थी, जिसको पेश किया था अपने सरवर्दी साहब ने, बाद में मुमताज बुल्ताना साहब ने उसकी तायद की थी कि राजनीति में एक बामद और बामकसद हुकूमत का क्या। उसके लिए जो मैं कहता हूँ कि उसको जो है मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एजेके की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोई भी हो, आज में कल कोई और हो सकता है, इनको मतलब ये मौका दिया जाए। रियासत पाकिस्तान हमारे पीछे हो, हम दुनिया के अंदर जाकर जो है ना वो हिंदुस्तान के जो बात कर सके, ये बता सकें कि भाई हम प्रिंसिपल पार्टी, हम मजलूम लोग हैं, हमारी बात सुनो जो तुमने हमसे वादे किए थे। तो पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, पाकिस्तान प्रिंसिपल पार्टी है इसके अंदर, वो भी इसलिए कोई यूएन का वो सेक्रेटरी है इसके अंदर। तो पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा है इस बात पे। तो उसमें यह है कि इस पर काम करने की जरूरत है। कुछ अपने जो हमारे मुस्लिम ममालिक है, मैं समझता हूँ कि ईरान और तुर्की के साथ करीबी मरासम होने चाहिए हमारे, और कोई मतलब हमें एक ऑफेंसिव जो है इन मुल्कों की तरफ से इनको मिलकर हमें लॉन्च करना चाहिए ताकि OIC भी हिल सके, उनको भी थोड़ी हिलाने की जरूरत है। तो बाकी यह है कि हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार है इस मौजूदा हुकूमत के भी कि वो ये करती ही रहती है हमारे साथ ये पिछले साल से। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि मुझे अगले साल ये दिन इस तरह ना मनाना पड़े मेरी और फिर शामी साहब जो मैंने आज बात की थी 2 और 3 साल जो है इंतहाइया में हिंदुस्तान कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, 4.5 लाख लोगों को वो शहरियत दे रहा है उसके अंदर।
तो इतनी उसकी अरबों की आबादी तो नहीं है, पूरे 2 करोड़ की आबादी, वो तो हमारी वो डेमोग्राफी चेंज कर देगा। वो ऐसे इंतजामी वो लाना डिलिमिटेशन करना चाहता है सब्जियों की, मुस्लिम अक्सरियत को कम करना चाहता है। और फिर यह है कि अगर ये मामला हो गया सबसे ज्यादा नुकसान होगा जम्मू के हिंदुओं को होगा, बुजुर्गों को होगा। बिल्कुल नहीं, हाँ जी, मैं यही बात उनसे कहता हूँ कि भाई हमारा कोई झगड़ा नहीं है आपके साथ, आपके साथ झगड़ा नहीं है, ये जो कश्मीरी जो मुसलमान है वो आपकी लड़ाई लड़ रहे। और ये जो कानून था 1927 का स्टेट सब्जेक्ट रूल जो थे, ये महाराजा हरि सिंह ने हिंदू कम्युनिटी के कहने पर बनाए थे। मुसलमानों को, उनको हिंदू कम्युनिटी को ये ख्याल आया कि ये हमें हड़प कर जाएंगे, ये दिल्ली से और लखनऊ से लोग आकर, तो आज फिर वही मरहला ऊपर आ गया उन पर दोबारा। मैं समझता हूँ कि जम्मू के राजा साहब ये बड़ी अहम आपने बात की। देखें, वादी में तो जो मुसलमान है वो मुजाहमत कर रहा है, वो तो मुजाहमत करता रहेगा, लेकिन जम्मू के रीजन में सेटलमेंट बड़ी आसान होगी मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की वहाँ पे फुटस्टेप्स भी हैं। जी हैं, जी जी। तो ये वो बुनियादी बात है जो हम उनको, हमारा जो भी रब्ता होता है कभी कभी, उनको हम इस बात से आगाह करते हैं कि ये सबसे ज्यादा नुकसान तो आपके लिए और आपकी तबाही का जो है उसे बनाया हुआ है, और आप कल अपनी रियासत से दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। ये मैंने उनको कहा, मेरी बात याद रखें। समझते हैं कुछ लोग, लेकिन यह है कि उसको अभी आवाज को तवाना करने की जरूरत है जी इसको। राजा साहब बिल्कुल आप तवाना रहें, क्योंकि देखिए APC हुई परसों फॉरेन ऑफिस में कल, और वहाँ पे तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, मुल्क के अहम इदारे मौजूद थे, फिर सेनेट तक करारदाद गई, आज कराची से खैबर तक यक आवाज होकर पाकिस्तानियों ने आपके साथ लब्बैक कहा और आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आप भी तवाना रहें। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं जी, हम नहीं घबराने वाले जी। अल्लाह फजल से हम आखिरी कश्मीरी तक जो है ना वो जिंदा है, तो वो हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठेंगे, उसका नापाक कदम नहीं उखाड़ने कश्मीर से इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से। राजा साहब ये बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी है, अब उसके हवाले से आपकी कुछ शिकायत थी, वो रफा हो चुकी हैं? वो कुछ तो शबाज अपने जब थे शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म, तो उनके हम शुक्रगुजार है, मियाँ साहब ने उनको बताया हुआ था, तो वो तो मियाँ नवाज शरीफ हमारा मोहसन भी है और अपना ये अब्बासी साहब भी, वो हमारे माली और इंतजामी जो है वो मुश्किलात वो जो है वो जो थी कोई इशूज वो दूर हुए। कुछ लोग अभी दोबारा उसको वो कौंसिल वाले जो है ना वो दोबारा वो चाहते हैं, लेकिन वो होगा नहीं। तो हमें मतलब हम अभी मुतमईन इत्मीनान के साथ बैठेंगे। आज़ाद कश्मीर में हम बामकसद बामुल्क हुकूमत के लिए जो हमने कोशिश की है, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 4 साल के अंदर पाकिस्तान से भी जो हमारी मदद मिली है, अल्लाह फजल से मुतमईन है जिस मामले में। ठीक, शामी साहब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया नुक्ता नज़र के लिए। शामी साहब ये एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है ना आज, वो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है निशान पाकिस्तान का सैयद अली गिलानी साहब के लिए, ये भी तो बहुत सिग्निफिकेंट है, उनको ऑनर किया जा रहा है, उनकी खिदमत, उनकी जद्दोजहद को रिगार्ड किया जा रहा है। देखिए, निशान पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान का। जी हाँ। और सैयद अली गिलानी जो हैं अब 91 बरस के हो गए, कमोबेश 10 साल उन्होंने नज़रबंदी में गुजारे हैं, उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी रही है, और अब भी कई 2 बार उनके इंतकाल की खबरें उड़ चुकी हैं, और उस पर एक हंगामा उठ खड़ा हुआ था चंद साल पहले भी और अभी गुज़श्ता दिनों भी। यानी उनके जनाजे के बारे में इंतजामात भी शुरू कर दिए गए थे जी, प्रेस रिलीज तो जारी उसके ऐलानात भी हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी और वो रूबे सेहत हैं और पूरी तवानाई के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को एक नया हौसला अता करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान देकर उनको ये पूरा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान आज़ादी के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है। शामी साहब, ये भी तो उनसे दरियाफ्त कर लेना चाहिए ना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उन्हें अलहदगी क्यों इख्तियार करना पड़ी? क्या सेहत के मसाइल थे या कोई और वजह थी? ये बाज़ औक़ात कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, दायरे उनसे रब्ता बराह रास्त तो मुमकिन नहीं होता, आप मजाक गुफ्त शनीद नहीं कर सकते, कुछ गुस्सा उनको भी आ जाता होगा, कुछ उनके साथी जो हैं वो भी ज़रा सुस्त कदम हो जाते होंगे, तो वो कई मामलात होते हैं, उम्र का भी एक फैक्टर होता है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें उनकी खिदमत को याद करना चाहिए और जो जज्बा उनसे हासिल करना चाहिए। और यानी मायूस जो है वो 91 साल की उम्र में सेहत की खराबी के बावजूद पूरी ताकत से खड़े हैं,
तवानाई से खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और मायूस नहीं है, तो डट कर खड़े हैं, तो फिर हमें और आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? बहुत खूब, हमें आगे कदम बढ़ाना है। बहुत अहम नुक्ता है, आगे बढ़ना है, 91 साल आगे बढ़ना है, डट कर खड़े हैं जवानों की तरह, तो फिर हमें परेशानी की क्या ज़रूरत है। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। आज हम यौम इस्तेहसाल का जिक्र कर रहे हैं। 365 रोज़ हुए हैं भारतीय मुहासरे को, मकबूजा वादी के। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस सवाल पर हम गौर करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के पास मज़ीद सिफारती ऑप्शंस क्या हैं, इंटरनेशनली कैसे इस मसले को उजागर किया जा सकता है और भारत को उसके मज़मूम मकासद में नाकाम बनाया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करें यौम इस्तेहसाल की, मकबूजा वादी में भारतीय मुहासरे के 1 साल की। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की जानिब से भी बयान आया जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुहासरे की मज़म्मत की है और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। सूरत हाल जो अब तक हुई इंसानी हुकूक़ की, उसकी जानिब भी इशारा किया है और कहा है कि कश्मीर में कत्ल, अगवा, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की तहकीकात की जाएँ। OIC के मजमूई किरदार के ऊपर पाकिस्तान को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना, तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के रहे हैं, बिलखुसूस कश्मीरी क़यादत की जानिब से। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि अब आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सिफारती सतह पर दुनिया भर में कैसे कश्मीर की अहमियत को और मसला कश्मीर को हल करने के लिए पाकिस्तान किन ऑप्शंस को मज़ीद ऑप्ट कर सकता है। तो शामी साहब, इन अहम सवालों का जवाब जानने के लिए अब हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को, जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब। खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जामी साहब ने जो नुकात उठाए हैं वो तो आपने सुन लिए हैं कि हम किस तरीके से पेशकदमी कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक महाज पर हमें क्या करना चाहिए, और OIC के हवाले से आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है। तो यानी किस तरीके से हम अपना सफ़र जारी रख सकते हैं आगे की तरफ। जी शुक्रिया शामी साहब मुझे मदऊ करने का। एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और मैं 1 मिनट के बाद मैं शुरू हो जाऊंगा दूसरे आपके जवाब में। पहली बात तो यह है कि जब हम आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो कई लोग मुझे प्राइवेटली भी और चैनल्स में बात कर रहे हैं जैसे कोई माजरत खाना किस्म का रवैया रखते हैं। मुझे बताएं और ऑप्शन हैं क्या? 10 मरतबा जिनको मैंने अपनी किताब में लिस्ट किया है जंग के करीब, और 5 मरतबा लड़ चुके हैं। उसके अलावा दूसरा रास्ता भी है कि हम वो भेजने शुरू कर दें, तमाम लोग प्रॉक्सीज को बैक करें और ओपनली बैक करें, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, अभी तक दुनिया तो कुछ नहीं कर रही। तो हमें ये चाहिए, एक तरीका कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज भेजें, ईरान भी तो भेज सकता है ना, आप क्यों नहीं भेजते? भैया आपने जो आपका अशर हो रहा है आपने देख लिया FATF में, जो ईरान का अशर हुआ वो ईरान वालों से पूछे। ईरान की तो बड़ी कोशिश थी कि वो हालात को नॉर्मलाइज करें दुनिया के साथ और अमेरिका के साथ। तो मैं ये इसलिए पेशबंदी जरूरी समझता हूँ कि माजरत खाना कोई बात नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ये भी कह दिया जाता है कमजोर वकील थे, तो मुझे छोड़े यार, और वजीर खारजा के भुट्टो साहब कमजोर वकील थे क्या? जफरुल्लाह कमजोर थे क्या? आगा शाही कमजोर थे क्या? सफदर याकूब कमजोर नहीं, कमजोर थे। ये बैनुल अक़वामी एक अनफॉर्चुनेटली जो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई। जब एबिसिनिया पे हमला हुआ और वो चुप रही, इटली ने हमला किया, उससे ख्याल था कि सबक सीखा कि जाएगा। मैं डिप्लोमेसी की तरफ आ रहा हूँ। जी जी, सबक सीखा था तो UN का चार्टर बनाया गया, UN का चार्टर बनाया गया, तो ख्याल था कि जो गलतियां लीग ऑफ नेशन ने की है वो ये नहीं करेंगी, और उसमें बड़े बढ़ चढ़ के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिक्र किया गया जब UN का चार्टर आ रहा था। लेकिन जैसे बहुत से इदारों में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि एक 5 मेंबर्स की बन गई थी सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, तो या तो होता कि जो मैनकाइंड का कॉन्शियंस कह ले या वर्ल्ड कम्युनिटी का कॉन्शियंस, वो रिफ्लेक्ट होता है जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में नाकारा बना दिया गया मुख्तलिफ रेजोल्यूशन के जरिए। सिक्योरिटी काउंसिल ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, विच मीन कि जहाँ 5 इकट्ठी हो जाए वो तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, फिर आपको अमेरिका होना पड़ता है। अमेरिका डिप्लोमेसी की बगैर परवाह किए सब कुछ कर सकता है।
मसलन जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, हमने नहीं अमेरिका को कामयाब होने दिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कि वो उसको सैंक्शन करें इराक पे हमला, लेकिन वो अमेरिका था, उसने हमला कर दिया जी, कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के। तो या तो आप अमेरिका हो, और अमेरिका में जो भुगत रहा है ईरान का आज, वो आपको भी नजर आ रहा है। तो जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं, कोई माजूर खाना बात नहीं करनी चाहिए। डिप्लोमेसी वाइज रास्ता, अब आपका मतलब है कि डिप्लोमेसी को हम और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। हमारे पास 2-3 चैनल्स हैं। सबसे बड़ा तो है बाइलैटरल, हमारे जिन मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोपियन यूनियन, जहां ह्यूमन राइट्स की परवाह की जाती है, फिर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमको ये चाहिए कि अगर ये सारी बात ऐसे ही है जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों, देखिए हमारा फॉरेन ऑफिस हमेशा काम करता रहता है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल हेड किया है। तनकीद बहुत की जाती है, लेकिन लोगों को उनको मुश्किलात का नहीं पता। वो हर वक्त जिस तरह पाकिस्तान आर्मी एक महाज पे है, उसी तरह पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एक महाज पे है, और उसमें कंटिन्यूटी भी है, उसकी मेमोरी भी है। वो कोशिश कर रहे हैं। अब हमने उनके हाथ बटाने हैं। हाथ बटाने में हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ऐसे लोग पाकिस्तान में हम ढूंढे जो चाहे मीडिया से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर वो जाके यूरोपियन यूनियन में बात करें, सुनी जाए, बात सुनी जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाए तो बात सुनी जाए। क्योंकि जहां तक फॉरेन ऑफिस का उसको एक कमजोरी है कि सारी दुनिया की प्रोटोकॉल कॉन्शियस है। तो एम्बेसडर तो नहीं जा सकता नैन्सी पेलोसी को मिलने रोजाना जब चाहे, लेकिन पाकिस्तान से ऐसे लोग जा सकते हैं कि वो नैन्सी पेलोसी को भी मिल रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को भी मिल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के स्पीकर को भी मिल रहे हैं। तो अगर हम ये करें, ये हम एक लेवल आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारी जो कामयाबी है वो नहीं भूलना चाहिए। क्या हमारी कामयाबी हमारी है, प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी यूएन जनरल सिक्योरिटी यूएन जनरल असेंबली में, वो पसंद सिर्फ यहाँ नहीं की गई थी आजाद जम्मू कश्मीर में। यहाँ तो मुझे खुशी हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने भी सपोर्ट किया था, और बावजूद उसके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें की थी, तो उनकी ट्वीट में उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर खड़े हैं कश्मीरियों के हुकूक के लिए गवर्नमेंट के साथ। तो पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी वो तकरीर भी पसंद की गई, और उसके नतीजे में चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, बरतानिया के अखबारात हो, यूरोप के अखबारात हो, थिंक टैंक्स हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। भारत एक लिहाज से हुकूमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक होती हैं। कुसूरी साहब, ये जो ऑप्शन आप डिस्कस कर रहे हैं, इस कुछ देर पहले हमारी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से बात हो रही थी, वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जहाँ इंटरनेशनली जब जाना हो, इस केस को परसू करना हो, तो जो कश्मीरी क़यादत है हमारे यहाँ, उसको भी ऑन बोर्ड किया जाए, उन्हें चेहरे के तौर पर मुतारिफ करवाया जाए, क्योंकि वो फरीक हैं। जी हाँ, वो सही कहते हैं। मैंने अपने दौर में किया था। तमाम कश्मीरी क़यादत जो है अपने दौर में जो थी पाकिस्तान की, तो उनसे हम कंसल्ट किया करते थे और गवर्नमेंट से कंसल्ट करते थे, और जितनी कश्मीरी क़यादत थी, आज मैं आपको बता दूं, चाहे वो हुर्रियत थी, चाहे दूसरे थे, और कुछ और भी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम हर बंदे को इंडिया में, पाकिस्तान में या दुनिया के थर्ड कंट्रीज में भी जाके मिले हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बेकार हो जाता अगर उसको कश्मीरी रद्द करते। तो इसलिए हर कश्मीरी से मैं मिल रहा था। मैं वॉशिंगटन जाके कटवारी साहब को भी मिला था, फिर मैं ऐसे ऐसे कश्मीरी लीडरों को मिला हूँ कि अगर मैं उनको नाम बता दूं तो उनके करियर आगे डिस्ट्रॉय हुए हैं, मजीद उनको शायद 25 साल की सजा हो जाए। तो हम लोगों को मिल रहे थे, हर किस्म के कश्मीरी को मिल रहे थे। मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत भी कोशिश कर रही होगी, लेकिन क्योंकि सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा है, उनकी बात में वजन है, तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि उनकी बात का ख्याल रखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कश्मीरियों को फोर फ्रंट में रखना चाहिए, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। शामी साहब कुछ पूछना चाहिए। शामी साहब, खुर्शीद साहब, आपका क्या ख्याल है कि भारत से अब भी मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है बातचीत का? देखिए, जो मोदी साहब ने पॉलिसीज अपनाई हैं, देखे सितम ज़रीफी, जिस दिन काला दिन 5 अगस्त
उस दिन वो राम टेम्पल अयोध्या में वहाँ 3 घंटे गुजारे उन्होंने, वो फाउंडेशन कर रहे हैं। उन्होंने अचीव क्या किया है? उन्होंने आज 2 चीजें अचीव की हैं, दोनों बीजेपी की विक्ट्री और हिंदुस्तान की डिफीट। भारत की जबरदस्त डिफीट है आज। उनका आइन जो राइट्स प्रोटेक्ट करता है, उनका सेकुलरिज्म, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो सारी तबाह हो गई है। लेकिन उनको तो वोटों का ख्याल है, उसमें तो उनको कामयाबी हुई है। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा कि ये आप देख लेंगे कि जो होता है ना, कोई भी लीडर हो, ये मेरी तारीख का स्टूडेंट हूँ बुनियादी तौर पर, तारीख में मुझे एक सबक सिखाती है कि ग्राउंड रियलिटी को कोई बड़े से बड़ा लीडर उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जैसे दरिया के सामने बरतानिया का एक बड़ा मशहूर बादशाह था, उसने कहा कि मैं तो दोनों का जाकर आप दरिया के सामने खड़े हो जाए, फ्लड रुक जाएगा। वो खड़ा हुआ, हर्क हो गया। अब पॉइंट ये है कि मोदी साहब यही समझते होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है क्या? पहली ग्राउंड रियलिटी है कि पहले जम्मू कश्मीर 2 तरफा मामला था। माशाअल्लाह लद्दाख को और इसको अलग करके कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना के चीन डायरेक्ट पार्टिसिपेंट बन गया। चीन ने आज नहीं, चीन ने जब हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर साहब पेशिंग गए थे तो बरमला वांगी ने उनको कहा था कि आपने हमला किया हमारी सॉवरेनिटी पे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और चाइना ने फिर क्या किया, 2 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग उन्होंने अरेंज की, जिसमें बंद हुआ क्योंकि चाइना समझता था ये उस पर भी हमला है। तो एक तो चीज ग्राउंड रियलिटी है कि जो अभी आपने देखा गलवान वैली में क्या हुआ है, भारतीय फौजियों के साथ आपके सामने है। वो इन्होंने पार्टिसिपेंट अब चाइना को बना के सैफरीकी कर दिया है कश्मीर का मसला। एक तो ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी ग्राउंड रियलिटी क्या है? दूसरी ग्राउंड रियलिटी है कि जो कश्मीरी हैं किसी किस्म के, हुर्रियत के, JKLF के, जो आजादी चाहते थे, हुर्रियत जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, और वो कश्मीरी जो भारत के तहत इलेक्शन लड़ते थे, अच्छा कुसरी साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट आप बात करें, लेकिन कोई डिस्टॉर्शन है, हम आपको दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पा रहे। गालिबन नेटवर्क का इशू है, दुरुस्त तौर पर आपको सुन नहीं पा रहे। बहरहाल बहुत अहम बात आपने की, जहाँ बात आपने ख़त्म की। शाम साहब, प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, मिलते हैं नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मकबूज़ाबादी में भारतीय मुहासरे को 1 साल पूरा हुआ है। आज कराची से खैबर तक पाकिस्तानी कौम हम आवाज़ हुई है, कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी हुई है, ना सिर्फ ईवान की सतह पर बल्कि सड़कों पर भी, और दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इकट्ठे दिखाई दिए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.